ठीक है, तो आज अब आपका बेसिक का कोर्स शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है न्यूरोथेरेपी बेसिक कोर्स सेवा फाउंडेशन। इसमें सबसे पहले हम अगर आप पेज को पलटते हैं तो इसमें 2 प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं आपके सामने। 2 प्रार्थनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं को हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। सीखेंगे मतलब आपको ये याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और ये लिखने में भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे और पेपर में भी ये पूछी जाती हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले हम एक प्रार्थना बोलते हैं और क्लास समाप्ति पर हम दूसरी प्रार्थना यानी कि कल्याण मंत्र बोलते हैं। मैं यहाँ से बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको सुनने का प्रयास करेंगे और देख देख कर आप उसे देखेंगे। ठीक है, देख कर उसे सुनेंगे। आज मैं बोल देता हूँ क्योंकि पहला दिन है। इन फ्यूचर में जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो डायरेक्ट ही शुरू करेंगे, और आज कल्याण मंत्र भी हम लास्ट में बोलेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करेंगे सब लोग, मन ही मन करेंगे, बोलेंगे नहीं। प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी ही दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रार्थना है जिसको हम क्लास को शुरू करने से पहले बोलते हैं, और ये आपके बेसिक, एडवांस और प्री डिप्लोमा तक आ सकती है रिटर्न करने के लिए, आपको लिखने के लिए। ठीक है, लास्ट की प्रार्थना जो सेकंड है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास है, उनको बोलो लिंक ज्वाइन करेंगे, लिंक से जो पासवर्ड है वो डालेंगे, जुड़ जाएंगे। बाकी सर नवल सर है ना, आईडी भी है उसमें लिखा हुआ है सारा के सब कुछ, बाकी सब भी लोग भी तो जुड़े हुए हैं ना? तो सबसे पहले हम गुरुजी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कौन है, जिन्होंने इतनी बड़ी न्यूरोथेरेपी की खोज की, न्यूरोथेरेपी को सबके सामने लेकर आए। न्यूरोथेरेपी पहले भी थी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब न्यूरोथेरेपी की परिभाषा आएगी। लेकिन अभी हमें उन व्यक्ति की जानने की जरूरत है जिन व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की तपस्या कर कर, पूरे जीवन की रिसर्च कर कर इतनी बड़ी साइंस डेवलप करी और खड़ी कर दी। आज देश भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा या 1.25 लाख से ज्यादा लोग इससे इलाज ले रहे हैं। हजारों की संख्या में न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, और हजारों की ही संख्या में लोग परिवार अपने अपने परिवारों को लोग पाल रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर मैं देखूं तो आज न्यूरोथेरेपी को लगभग 10-20 लाख लोग से ज्यादा जानते हैं, 20-30 लाख लोग न्यूरोथेरेपी के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी भी ये संख्या हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। तो हमें धीरे धीरे इस न्यूरोथेरेपी को आम लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी के जितने ज्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार होंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ तैयार होंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयार होंगे, और जितने ज्यादा न्यूरोथेरेपी के सेंटर खुलेंगे उतने ही ज्यादा लोग न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ेंगे। तो आप भी उसी कड़ी में आज शामिल हो रहे हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आज से आप लोग थेरेपिस्ट ऑफ न्यूरोथेरेपी बन रहे हैं। यानी कि आप थेरेपिस्ट तो हो गए हैं न्यूरोथेरेपी के। जब आप कंप्लीट कोर्स कर लेंगे, आपके पास डिप्लोमा होगा, आईडी कार्ड होगा, आप न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो यूनिक होगा, और ये बताएगा कि ये व्यक्ति न्यूरोथेरेपिस्ट है। तो अभी हमें जानने की जरूरत है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के जीवन परिचय के बारे में। वैसे तो बहुत लंबा है न्यूरोथेरेपी में गुरुजी का परिचय,
कई पेजों का है, लेकिन फिर भी हम बेसिक की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ शुरुआत करें तो गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादातर जो मोटी मोटी चीजें हैं, मेन चीजें हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का जन्म अमृतसर के एक संपन्न परिवार में 23 अगस्त 1932 को हुआ। 23 अगस्त 1932 यानी कि आजादी के समय से पूर्व उनका जन्म हो चुका था और अमृतसर में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री राम गोपाल मेहरा और माताजी का नाम श्रीमती केसरा देवी, और ये उनकी 7वीं संतान थे। 6 उनकी छोटी बहन है और 7वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ, जो एक बालक थे, यानी कि 6 छोटी छोटी बहनें और 7वें ये थे। इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, न्यूरोथेरेपी के लिए करा, और केवल क्योंकि बंटवारे के समय पर लगभग ये 10-12 साल के थे, 12-13 साल के होंगे, उस समय पर इनका परिवार उजड़ गया और ये वापस बॉम्बे जाकर बसे। बॉम्बे में एक बार शुरुआत करी, बहुत छोटी से जीरो से शुरुआत करी, छोटी छोटी चौल, छोटे छोटे मकानों में रहकर शुरुआत करी और न्यूरोथेरेपी के साथ भी लगे रहे, कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। 10वीं क्लास पास थे ये। 10वीं क्लास भी पास होने के बाद में फिर भी ये किताबों को, मेडिकली किताबों को पढ़ रहे थे। लगभग 1986 में इन्होंने मुंबई के बांद्रा में स्थित एक क्लिनिक में अपनी पद्धति से रोगियों का इलाज करना शुरू करा। यानी कि 1986 में एक विधिवत रूप से न्यूरोथेरेपी क्लिनिक की शुरुआत हुई। अभी तक तो 1986 तक तो गुरुजी जहां जो पेशेंट मिल गया, इनके पास आ गया, ये किसी के पास चले गए, किसी धर्मशाला में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में, जहां जैसे इनको व्यवस्था मिलती थी वैसे ये न्यूरोथेरेपी के द्वारा लोगों की सेवा करते थे और न्यूरोथेरेपी पर रिसर्च करते थे कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, कैसे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकती है। लेकिन 1986 में एक क्लिनिक की स्थापना हुई, एक एक संस्था के साथ मिलकर ये क्लिनिक शुरुआत हुई और आज भी ये सेंटर चल रहा है मुंबई के बांद्रा में। मुंबई में एक जगह है बांद्रा बैंड स्टैंड, वहां पर ये सेंटर है। अगर मैं आपको वैसे लोकेशन बताऊं तो शाहरुख खान के बिल्कुल घर के बराबर में ये सेंटर आज भी चल रहा है। कभी आपको मौका मिले जाने का तो वहां आप जा सकते हैं, विजिट कर कर आ सकते हैं। शाहरुख खान के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही हमारा न्यूरोथेरेपी का पहला सेंटर आज भी चलता है। ठीक। इसके बाद में 1994 में 1994 में महाराष्ट्र के मोखाड़ा ताल्लुक के अंतर्गत मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर सूरमाल गांव में, नासिक से भी, जो त्र्यंबकेश्वर आप लोगों ने सुना होगा, नासिक से भी 40 किलोमीटर दूर आगे जाकर लगभग 40 किलोमीटर और ऊपर गांव है एक सूर्यमाल गांव। वो गांव सूर्यमाल इसलिए बोलते हैं कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट वहां आती हैं, सूर्य के, कहते हैं कि सूर्य की किरणें सबसे पहले उस गांव पर पड़ती हैं। तो वहां पर, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ गांव है, वहां पर न्यूरोथेरेपी आश्रम की स्थापना हुई और वह आश्रम आज भी है। लेकिन आज बहुत ज्यादा गतिविधियां न्यूरोथेरेपी की वहां नहीं होती हैं। आज गुरुजी के बेटे अजय मेहरा जी उस आश्रम को देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को, जिस लेवल पर पहले गुरुजी काम कर रहे थे उस लेवल पर आज न्यूरोथेरेपी का वहां काम कम है। लेकिन आज वहां काम कम हुआ तो देश भर में इसका काम बहुत तेजी से हुआ। इसके पीछे भी कहानी बताऊंगा आप लोगों को। तो न्यूरोथेरेपी आश्रम की स्थापना हुई और वहां पर देश भर से जो लोग न्यूरोथेरेपी को सीखना चाहते थे, देश भर के लोग जो न्यूरोथेरेपी को सीखना चाहते थे, वहां पर आने लगे और न्यूरोथेरेपी को सीखने लगे। देश भर से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक के जितने भी लोग, अगर किसी को न्यूरोथेरेपी सीखनी होती थी तो वो आश्रम में जाकर वहां रहकर लगभग 5 से 6 महीने वहां रहते थे और न्यूरोथेरेपी को सीखते थे। ऐसे ही हमें भी मौका मिला, 2005 में मुझे मौका मिला, मैं वहां जाकर न्यूरोथेरेपी को सीख कर आया। गुरुजी के आश्रम में मैंने न्यूरोथेरेपी सीखी, गुरुजी के द्वारा सीखी। उसके बाद में फिर वहां पर, जहां पर देश भर में न्यूरोथेरेपी आश्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे वहां पर आरोग्य धाम की स्थापना हुई। आरोग्य धाम क्या है कि जहां पर पेशेंट, अभी तक तो गुरुजी पेशेंटों को ट्रीटमेंट देते थे, पेशेंट घर जाते थे, फिर दूसरे दिन आते थे, फिर ट्रीटमेंट होता था। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि अगर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो उनको सुबह से शाम तक अपने ही यहाँ पर एडमिट करें, अपने हिसाब से खाना पीना दें, जब मर्जी ट्रीटमेंट दें, दिन में 4 बार 5 बार ट्रीटमेंट दें, तो हो सकता है बीमारियों में अच्छे रिजल्ट आए। उसी के हिसाब से आश्रम में ही गुरुजी ने आरोग्य धाम की स्थापना की और वहां पर लोगों को एडमिट करा जाने लगा।
और वहां पर रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद में गुरुजी की अंतिम श्वास 18 अक्टूबर 2017 को हुई, यानी कि गुरुजी ने अपना जीवन पूरा किया 18 अक्टूबर 2017। एक्सीडेंटल गुरुजी की डेथ हुई। गुरुजी गिरने की वजह से, सिर में चोट लगने की वजह से, सिर में खून बहने की वजह से उनकी डेथ हो गई और गुरुजी ने अपना पूरा जीवन न्यूरोथेरेपी को समर्पित किया। समर्पित इसलिए भी किया, हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस दिन गुरुजी का एक्सीडेंटल देहांत हुआ उस दिन भी गुरुजी पेशेंट को देखकर, उनको ट्रीटमेंट बताकर, न्यूरोथेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट गाइड कर कर अपनी पूरी जिम्मेदारी को कर कर ही इस दुनिया से विदा हो गए। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार और न्यूरोथेरेपी के रिसर्च पर लगा दिया। आज पूरे देश भर में हजारों की संख्या में न्यूरोथेरेपिस्ट उनके सपने को साकार करने में और अपनी आजीविका को कमाने में लगे हुए हैं। और धीरे धीरे गुरुजी का एक सपना था कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है। भारत में ज्यादातर गाँव है, गाँव भारत की पहचान है और गाँव में आज भी मेडिकल सुविधाएं बहुत कम है। बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही अपना दम तोड़ देते हैं, इलाज नहीं पा पाते हैं। तो गुरुजी का सपना था कि हमारे 2 गाँवों में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए, यानी कि 2 गाँवों के बीच एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। उनके इस सपने को साकार करने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे गाँव है, तो हमें कम से कम 50,000 न्यूरोथेरेपिस्ट जिस दिन तैयार होंगे, उस दिन हम कह सकते हैं कि गुरुजी के सपने को हम साकार कर पाए हैं। तो इसी में हम लोग और आप लोग सब लगे हैं और आगे आप लोग भी इसमें काम करेंगे। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का छोटा-सा जीवन परिचय है। इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी तो कोई अब है, अब आप थेरेपिस्ट बन गए हैं, यानी कि आपकी पहली क्लास है थेरेपिस्ट की। और जिंदगी भर जो लोग न्यूरोथेरेपी को प्रोफेशनल सीख रहे हैं, वे लोग जिंदगी भर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छे थेरेपिस्ट बनने के लिए हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये 5 बातें आपको याद रखनी है। और ये तब तक याद रखनी है कि जब तक आप न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो क्या बातें हैं, आपको लोग ध्यान एक-एक करके मैं समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ कि जब भी आप क्लिनिक जॉइन करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए जॉइन करेंगे या ट्रेनिंग के लिए जॉइन करेंगे या कभी आप इन फ्यूचर में अपना सेंटर खोलते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमेशा हमें क्लिनिक के समय से पूर्व पहुँचना है और 15 मिनट बाद ही क्लिनिक से आप जाएँ। यानी कि जो भी आपके क्लिनिक का समय है, जब भी आपको बुलाया गया है क्लिनिक पर, आपकी एक आदत होनी चाहिए कि हमें हमेशा समय से पूर्व ही वहाँ पहुँचना चाहिए। और जो भी आपका समय है, उसके बाद ही आप अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। तो ये केवल ना न्यूरोथेरेपी के लिए बल्कि आपके जीवन के लिए भी आपको याद हो रहना चाहिए कि हमें हमेशा समय से पूर्व ही हर जगह पर पहुँचना चाहिए। ये एक अच्छे थेरेपिस्ट की, न्यूरोथेरेपिस्ट की आदत में भी होना चाहिए। अगला है स्वच्छता का संपूर्ण ध्यान रखें। क्लिनिक में सभी सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा होना चाहिए। जैसे पिलो है, चेयर है, बुक है, टेल्कम पाउडर है। जब हम किसी भी क्लिनिक को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो भी व्यवस्था होती है उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए, ना कि बल्कि हमारी वजह से वहां पर कोई डिस्टरबेंस हो। ऐसा ध्यान रखें। जब भी आप क्लिनिक पे यहाँ कभी आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसी व्यवस्था है और आपको अपना क्लिनिक मानकर, अपना सेंटर मानकर इन सब चीजों का सम्मान करना है। दूसरी चीज, हर प्रोफेशन में हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में यूज होने वाली चीजों को बड़ा सम्मान के साथ रखता है। आपने देखा होगा कि सड़क पर एक मोची भी अगर अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठता है किनारे पर, कहीं रोड किनारे पर, तो वो अपने औजारों को बड़ा साफ सुथरा कर कर अपने सम्मान के साथ रखता है। ऐसा नहीं कहीं पे भी फेंक देता है, कहीं पे भी छोड़ देता है। वो भी अपनी चीज़ों को बड़े तरीके से रखता है और उनको अपना काम करने से पहले उनको नमस्ते करता है, उनको प्रणाम करता है, उनको छूता है, ताकि आज उसकी रोज़ी-रोटी जो है वो एक अच्छे से चल सके। अब हमारे पास कोई इंजेक्शन तो है नहीं, हमारे पास कोई मेडिसिन तो है नहीं, हमारे पास कोई ऑपरेशन करने का ऑपरेशन थिएटर तो है नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे छोटे-छोटे औज़ार, हमारे क्या है, पिलो है, यानी कि तकिया है, चेयर है, कुर्सी है, बुक है, टैल्कम पाउडर है और हमारे हाथ-पैर ही हमारे औज़ार हैं। तो हमें ये ध्यान करना है कि हमें अपने हाथ-पैरों को अच्छे से सुरक्षित रखना है, साफ-सुथरा रखना है। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान आपको ये ध्यान करना है कि आपके हाथ-पैर स्वच्छ रहने चाहिए। बहुत सारे थेरेपिस्ट को मैं देखता हूँ कि जैसे वो जूते खोलते हैं, उनके मोजे में से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही होती है और उन्हीं को अगर मैं कह दूँ कि नहीं आपको ट्रीटमेंट देना है, तो बेचारा पेशेंट जो वो घबरा जाएगा। आपकी वो वैसे ठीक हो ना हो, आपके मोजों से वैसे ही बीमार हो जाएगा। तो हमें क्या है, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, एक मेडिकल लाइन में जा रहे हैं,
तो वहां पर हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान करना चाहिए। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल ठीक ठाक होने चाहिए, आपकी शेप बनी होनी चाहिए। अगर आप शेप बढ़ाकर रखते हैं तो उसकी प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। आपके कपड़े पुराने हो चलेगा लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, फटे हो चलेगा लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि अब आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। और आपके पैर धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्योंकि आप पैरों से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। आप पैर उसके चेस्ट पे लगाने वाले हैं, उसके सिर के हाथ पास लगाने वाले हैं, उसके हाथ के ऊपर पैर रखने वाले हैं। तो बहुत हाइजीन तरीके से आपने रहना है। तो ये छोटी-छोटी आदतें आपके व्यवहार में होनी चाहिए। अगला है, मरीज को ट्रीटमेंट देते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही मरीज से बात करनी है। हमारे ट्रीटमेंट को इन फ्यूचर में आप धीरे-धीरे देखेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में कि बिल्कुल टाइम फिक्स है। एक-एक पॉइंट फिक्स है न्यूरोथेरेपी का, एक-एक टाइमिंग फिक्स है, सेकंड टू सेकंड फिक्स है ट्रीटमेंट का। तो जब सेकंड टू सेकंड फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है, काउंटिंग फिक्स है, तो आप इसमें बीच में बात ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, न्यूरोथेरेपी बहुत सारे जो अलग-अलग जगहों पे मैंने देखा है सेंटर पे कि बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं। तो या तो ट्रीटमेंट दे दीजिए या बातचीत कर लीजिए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी, ये आदत में आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट से भी नहीं करनी और मोबाइल पे भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको हर ट्रीटमेंट देते समय काउंटिंग करनी है। ट्रीटमेंट की काउंटिंग करनी है, कितनी देर सेकंड हो गए मेरे को प्रेशर दिए हुए, कितनी देर मुझे दबाना है, तो सारी चीजें फिक्स हैं। तो आपको ये आदत में डालनी है पूरे न्यूरोथेरेपिस्ट की, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे कि ट्रीटमेंट देते समय आपको ना तो मरीज से बात करनी है, ना ही अपने मोबाइल पर बातचीत करनी है। ये आपकी आदत में होना चाहिए। अगर आप गलती करेंगे, मेरे सामने करेंगे, तो मैं आपको बार-बार टोकूँगा कि ये पॉइंट मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया था कि ट्रीटमेंट देते समय ना तो पेशेंट से बात करनी है, ना ही फ़ोन से बातचीत करनी है। अगला पॉइंट जो हमारा है, ट्रीटमेंट देते समय मरीज के हाव-भाव को भी समझना है। हाव-भाव को समझने का मतलब ये है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है, प्रेशर ट्रीटमेंट है। प्रेशर देने से उपचार होता है। तो प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर कितना होना चाहिए इस बारे में गुरुजी कहते हैं, और ये लास्ट तक आप लोग ध्यान करना। किसी भी पॉइंट को मैं सिखा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि प्रेशर हमें उतना ही रखना है जितना पेशेंट सहन कर सके। जितना पेशेंट सहन कर सकता है उतना ही प्रेशर देना है। आप अपनी ताकत से प्रेशर की डेफिनेशन तय नहीं करेंगे। पेशेंट की क्षमता के अनुसार डेफिनेशन तय करेंगे। कोई छोटा बच्चा है तो हल्का-सा प्रेशर देना है, कोई बड़ा है अच्छा खासा हट्टा-कट्टा है तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दे सकते हैं, कोई बुजुर्ग है तो हल्का प्रेशर देना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ताकत, आपके अंदर बहुत ताकत है तो आप अपनी ताकत को दिखाने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और पेशेंट का बेचारा चेहरा मुरझा रहा है। पेशेंट कह रहा है कि कब ये ट्रीटमेंट खत्म हो, पेशेंट के फेस का इंप्रेशन कह रहे हैं कि यार अब तो ये मैं मर ही जाऊँगा। तो ऐसे इसलिए कहा गुरुजी ने कि ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव-भाव को समझना है कि आपके ट्रीटमेंट से कहीं उसे बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आपके प्रेशर देने के तरीके से उसको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तो अगर ये ऐसा हो रहा है, तो आपको तुरंत प्रेशर कम करना चाहिए। तो प्रेशर कितना चाहिए? जितना पेशेंट आराम से सहन कर सके, उतना ही प्रेशर देना है। इतना कम भी नहीं रखना कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार वो आकर बाहर गए, आज तो छुई-मुई की तरह ट्रीटमेंट दिया। वो पता नहीं उसने प्रेशर दिया भी नहीं दिया, पैर हाथ ठीक से रखा भी नहीं रखा। तो प्रेशर की डेफिनेशन जितना पेशेंट आराम से सहन कर सकता है, उतना प्रेशर हमें देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष ध्यान करें। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ट्रीटमेंट फिक्स है, काउंटिंग फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है, कितनी देर प्रेशर देना है ये भी फिक्स है। तो ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष ध्यान रखें। अगर मैंने आपको कहा है कि 9 बार ही ऊपर से नीचे रब करना है, तो 9 बार ही करना है। आप 8 बार करेंगे या 11 बार करेंगे या 10 बार करेंगे, तो ट्रीटमेंट का असर नहीं होगा। मैंने कहा कि 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, तो 6 सेकंड का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेकंड हो गए, तो 6 सेकंड होते ही आपको प्रेशर रिलीज करना है। यहाँ पर आप ना तो 5 सेकंड के लिए प्रेशर दे सकते हैं, ना 7 सेकंड के लिए दे सकते हैं। 6 सेकंड का मतलब गुरुजी ने बड़ी रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि 6 सेकंड अगर हम प्रेशर देते हैं, तो किस ऑर्गन को हिट करेगा, कैसे सर्कुलेशन में जाएगा।
तो जब गुरुजी ने कोई रिसर्च करी है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी की बनाई हुई न्यूरोथेरेपी को फॉलो कर रहे हैं। तो 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड ही है, वहां पर 7 सेकंड नहीं हो सकता, वहां पर 5 सेकंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष बात है। हेलो हेलो सर। है ना, तो इसलिए गलत तरीके से ट्रीटमेंट देने पर या गलती से गलत होने पर उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो ट्रीटमेंट जितनी सेकंड जितनी काउंटिंग के साथ लिखा गया है वही हम करें। कभी गलती से गलत हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, 2 मिनट आप वहीं रुक जाइए, आप ट्रीटमेंट 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, जहां गलत हुआ है वहीं स्टॉप कर दीजिए और 2 मिनट के बाद में फिर से शुरुआत करिए, ताकि आप उस ट्रीटमेंट को फिर से शुरू करें। कभी आपको लगे कि काउंटिंग ज्यादा हो गई या प्रेशर ज्यादा हो गया या अपने सेकंड ज्यादा दे दी, तो उसको 2 मिनट जी का सर। रेस्ट देकर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। म्यूट कर ओके लीजिए अपने ओके आप सर, को। थैंक जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की न्यूरोथेरेपी। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी हम जो सीख रहे हैं, हम जब जो जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम क्या है। आप गूगल पर कभी भी न्यूरोथेरेपी को सर्च करेंगे तो बहुत सारी न्यूरोथेरेपीज आपको सुनने को देखने को मिल जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर वेलनेस न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, योगिक न्यूरोथेरेपी, नाड़ी मर्दन न्यूरोथेरेपी, बहुत सारी न्यूरोथेरेपी या होम्यो न्यूरोथेरेपी या न्यूरोथेरेपी, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज न्यूरोथेरेपी के नाम पर आज रजिस्टर्ड हैं, है ना। लेकिन हमारी जो न्यूरोथेरेपी है इसका नाम है LMNT। LMNT का मतलब है लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम जो कोर्स कर रहे हैं इस न्यूरोथेरेपी के नाम पर बहुत सारे लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं, क्योंकि उनका नाम मिलता जुलता रहता है ना। जैसे रिबॉक एक जैसे लगते हैं ना, लोगों को पता नहीं चलता रिवॉक है या रिवोक है, तो लोग परचेज कर लेते हैं गलती से। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी के नाम पर भी बहुत सारे लोग अलग अलग कोर्सेज करा रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के नाम पर करा रहे हैं, लेकिन वो मेन न्यूरोथेरेपी नहीं है जिसको आज आप सीख रहे हैं। आपकी न्यूरोथेरेपी का नाम है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी, मतलब डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी। आपकी न्यूरोथेरेपी का नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी, यही इसका नाम है। जब भी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी कुछ मिलेगा उसमें साफ साफ यही लिखा होगा डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी। वेलनेस न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, ये न्यूरोथेरेपी, वो न्यूरोथेरेपी, ये सब अलग अलग न्यूरोथेरेपी हैं जो न्यूरोथेरेपी के नाम पर काम कर रही हैं। ठीक, अब न्यूरोथेरेपी, लेकिन शॉर्ट में हम न्यूरोथेरेपी ही बोलेंगे। जब भी हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम LMNT ही लिखेंगे, लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी ही लिखेंगे। न्यूरोथेरेपी की परिभाषा क्या है इसको समझ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, यानी कि ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है, भारत की चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि इसकी खोज करने वाले भी भारतीय हैं, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय महरा जी के द्वारा की गई। जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय महरा जी के द्वारा की गई, इसका मतलब है कि न्यूरोथेरेपी पहले भी विद्यमान थी, प्राचीन काल में थी। बहुत सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं नाड़ी मर्दन चिकित्सा का नाम आता है, जो कि न्यूरोथेरेपी का प्राचीन नाम है। ठीक, तो न्यूरोथेरेपी को गुरुजी ने आयुर्वेद की ग्रंथों से, मेडिकल किताबों से निकाल कर, खोज कर, रिसर्च कर कर आज न्यूरोथेरेपी को बनाया है। तो गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी की खोज की है, इन्वेंशन नहीं किया। डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों में फर्क होता है। इन्वेंशन किसी नई चीज का किया जाता है जो पहले कभी नहीं थी। डिस्कवरी उस चीज की जाती है जो पहले थी लेकिन किसी कारणवश खो गई, उसको बोलते हैं डिस्कवरी, उसकी खोज की है। तो न्यूरोथेरेपी पहले भी चिकित्सा पद्धति के रूप में थी, लेकिन न्यूरोथेरेपी के नाम पर नहीं थी, नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम पर थी। आज न्यूरोथेरेपी उस नए मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर काम कर रही है। न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए प्रेशर या दबाव देकर किन्हीं खास अंग को सक्रिय करते हैं, जिससे उस अंग की कार्य क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे उस अंग के कारण उत्पन्न रोग का इलाज किया जाता है। ये न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन है। ये न्यूरोथेरेपी क्रियात्मक डेफिनेशन है। क्रियात्मक डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया?
प्रैक्टिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि हम कैसे न्यूरोथेरेपी को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम न्यूरोथेरेपी को लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। इस क्रियात्मक डेफिनेशन से पहले हमें दो डेफिनेशन और न्यूरोथेरेपी की समझनी होगी। न्यूरोथेरेपी की जो आधारभूत डेफिनेशन है, गुरुजी ने जो आधारभूत, जब न्यूरोथेरेपी को बना रहे थे या न्यूरोथेरेपी का नाम भी नहीं न्यूरोथेरेपी रखा था, उस समय पर न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन थी, आप लोग ध्यान से सुनना, न्यूरोथेरेपी की सबसे आधारभूत डेफिनेशन है कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार करते हैं। ये न्यूरोथेरेपी की पहली डेफिनेशन है, आधारभूत डेफिनेशन है। यानी कि न्यूरोथेरेपी की शुरुआत जो हुई थी वो नाभि को केंद्र मानकर हुई थी। गुरुजी ने आयुर्वेद के ग्रंथों में, किताबों में पढ़ा था कि हमारे शरीर का आधार नाभि है। हमारे शरीर का आधार क्या है? नाभि है। तो नाभि को केंद्र मानकर बीमारी को उपचार किया जाता था। गुरुजी और आयुर्वेद में उन्होंने पढ़ा कि नाभि अपनी जगह से खिसक जाए, नाभि अपनी जगह से खिसक जाए तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाए तो हमें एंजाइटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में जलन हो सकती है, गैस हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। नाभि नीचे की तरफ खिसक जाए तो हमें लूज मोशन हो सकते हैं, हमारे नाभि, फीमेल में पीरियड्स की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नाभि दाएं और बाएं खिसक जाए तो अलग अलग और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो नाभि के खिसकने से हमारे शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक बीमारियां आती हैं। देखिए, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नाभि हमारे शरीर का आधार कैसे है। आपने आपने देखा होगा सर्कस में, किसी मेले में, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक खंबा सा गाड़ देते हैं और उसके ऊपर उल्टे लेट जाते हैं। खंबे के ऊपर अपनी नाभि को टिकाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं और वो ना तो इधर गिरते हैं ना उधर गिरते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उसको, है ना, कि एक खंबे के ऊपर नाभि को वहां टिकाते हैं और पूरा का पूरा शरीर वहां पर बैलेंस हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस पॉइंट कौन सा है? नाभि है। हमारे शरीर का बैलेंस पॉइंट कौन सा है? नाभि है। तो नाभि जब भी अपनी जगह से खिसकेगी, नाभि जब भी अपनी जगह से हटेगी तो आपको शारीरिक और मानसिक बीमारियां आ सकती हैं। इसमें आपका बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, आपका डिप्रेशन, पेट की समस्या, ये सब तो है ही है। तो इसलिए गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी को जब शुरुआत कर रहे थे, न्यूरोथेरेपी को पढ़ा रहे थे, न्यूरोथेरेपी को कम से कम पहले बैच में सिखा रहे थे, तब गुरुजी ने कहा कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारी का उपचार करते हैं। यानी कि पेशेंट हमारे पास किसी भी प्रकार का आए, किसी भी तरीके का आए, हम सबसे पहले उसकी नाभि ठीक करेंगे, नाभि को बैलेंस करेंगे, नाभि को सेंटर में लेकर आएंगे, फिर हम बीमारियों का उपचार करेंगे। और ये करने से सच में न्यूरोथेरेपी से लोगों को इलाज में फर्क पड़ने लगा, लोग ठीक हो रहे थे, लोगों को अपनी बीमारी में आराम आ रहा था। लेकिन जब गुरुजी को एक बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डॉक्टर्स के सामने लेक्चर देने का मौका मिला, गुरुजी गंगाराम हॉस्पिटल में आए, बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टर्स के सामने उन्होंने लेक्चर दिया। और जब जब न्यूरोथेरेपी के बारे में लोग डॉक्टर्स को बोलते थे कि हम, जब गुरुजी को बोलने का मौका मिलता था तो गुरुजी कहते थे कि नाभि को केंद्र मानकर हम न्यूरोथेरेपी में उपचार करते हैं। जैसे ये बोलते थे गुरुजी कि हम नाभि को केंद्र मानकर हम बीमारियों का उपचार करते हैं, तभी सब डॉक्टर्स एक सवाल खड़ा कर देते थे गुरुजी के बारे में कि आप हमें ये प्रूफ करिए कि नाभि कहाँ होती है। हमारे किसी एक्सरे में, हमारे किसी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, ब्लड रिपोर्ट में कहीं कोई नाभि का जिक्र हो तो हमें बताइए। तो उस समय पर गुरुजी भी बड़े हैरान, क्योंकि मेडिकल साइंस को ही हमें भी अपनाना पड़ेगा, उसको हमें भी फॉलो करना है और उनको एलोपैथी को भी फॉलो करना है। मेडिकल साइंस जो कहती है उसकी बात को सब मानते हैं। मेडिकल साइंस एलोपैथी नहीं है, वो तो एलोपैथी तो एक ट्रीटमेंट है, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। मेडिकल साइंस तो रिसर्च है, कि शरीर विज्ञान के बारे में जो रिसर्च है वो मेडिकल साइंस हमारे सामने लेकर आती है। तो उसको ना तो हम झुटला सकते हैं, ना एलोपैथी झुटला सकते हैं। तो जब गुरुजी के सामने ये प्रश्न खड़ा किया कि किस टेस्ट में, किस एमआरआई में, किस रिपोर्ट में नाभि आती है, वो हमें आप बताइए। तो उस समय पर गुरुजी के सामने भी ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इतनी बड़ी विद्या जब हम खड़ा कर रहे हैं
और जिसमें बारे में मैं बोल रहा हूँ कि नाभि को केंद्र मानकर मैं बीमारी को उपचार करता हूँ, नाभि तो किसी रिपोर्ट में है ही नहीं, और जब नाभि नहीं है तो फिर हमारी थेरेपी गलत है। तो उस समय पर गुरुजी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपनी इस आधारभूत क्रिया परिभाषा को परिवर्तन करा, चेंज करा। चेंज क्या करा कि अब उन्होंने मेडिकल साइंस की तरह से सोचने लग गए, और उस दिन के बाद में न्यूरोथेरेपी को मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट करने लगे। हम जो चीजें बोलते हैं हम उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन देते हैं कि मैं अगर ये कर रहा हूं इससे कौन सा केमिकल बनेगा, मैं अगर ये प्रेशर दे रहा हूं तो इससे कौन सा ऑर्गन स्टिमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज अपने अनुभव से बात करें तो वहां पर हमारे सामने मेडिकल साइंस का क्वेश्चन लगाकर हमें फेल कर दिया गया। तो फिर गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन चेंज की। तो न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन चेंज हुई और उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा काम हम वही कर रहे थे जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब उस काम की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब गुरुजी ने कहा कि हम शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर सभी बीमारियों को उपचार करते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर बीमारियों को उपचार करते हैं। जैसे ही गुरुजी ने ये सेंटेंस कहा तो सभी डॉक्टर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट करा। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर बीमारियां तब आती हैं जब शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है। शरीर के अंदर बीमारियां तब आती हैं जब शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है, तब बीमारियां आती हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने ये बोला तो सभी डॉक्टर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ डॉक्टर मेहरा आप ठीक कह रहे हैं कि अगर बीमारी तो तभी आती है जब बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को इनबैलेंस होगा। अगर आपकी थेरेपी इसको बैलेंस करना जानती है, कर सकती है, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि न्यूरोथेरेपी बीमारियों पे काम कर सकती है। फिर गुरुजी ने इसी चीज को प्रूफ करा कि अगर फिर गुरुजी ने अपने डायग्नोज भी नाभि से हटाकर एसिड अल्कलाइन पर लेकर आए। गुरुजी ने हमें बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी की बॉडी का एसिड बढ़ा हुआ है, किसी की बॉडी का अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। हम कैसे चेक करेंगे कि उसकी लेफ्ट किडनी ज्यादा काम कर रही है, लेफ्ट राइट किडनी ज्यादा काम कर रही है। वो उस तरीके से उन्होंने कुछ मेडिकली पॉइंट्स हमें बताए, न्यूरोथेरेपिस्ट को सिखाए, और न्यूरोथेरेपिस्ट को बोला कि अब आप जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि हम नाभि के बारे में नहीं करेंगे, करेंगे हम वही, लेकिन अब हम अपनी बात को कहने का तरीका चेंज कर लेंगे कि हम शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर बीमारी का उपचार करते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारे शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को 3 सिस्टम बैलेंस करते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा किडनी का सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 सिस्टम है जो हमारी बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। और मेडिकल साइंस कहते हैं कि जब भी एसिड बढ़ेगा हमारे बॉडी के अंदर तो एसिडोसिस की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर आती हैं। जब भी अल्कलाइन हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा तो अल्कलोसिस की समस्या हमारी बॉडी के अंदर आएगी। तो दोनों ही चीजें हैं, एसिड बढ़ने पर एसिड की समस्या आएगी, अल्कलाइन बढ़ने पर अल्कलाइन की समस्या आएगी। तो अगर हम एसिड बढ़ा हुआ तो एसिड को डाउन कर दें, अल्कलाइन बढ़ा हुआ तो अल्कलाइन को डाउन कर दें, तो इस तरीके से हम बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन जो हमारी बनी, पहली पहले दूसरी डेफिनेशन जो साइंटिफिक बनी, रिसर्च पे बनी, मेडिकल साइंस के हिसाब से बनी कि न्यूरोथेरेपी शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर बीमारी को उपचार करती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक थी और इसको सबने एक्सेप्ट किया, सबने इसको माना। तो इस तरीके से दो हमारी ये परिभाषाएं, हमारी डेफिनेशन बनी। तीसरी डेफिनेशन जो हमारी क्रिया को लेकर है, हम करते क्या हैं, तीसरी क्रिया को लेकर है जो हम करते हैं न्यूरोथेरेपी में, करते क्या हैं, तो हम क्या करते हैं न्यूरोथेरेपी में, हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए प्रेशर देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे उसकी कार्य की क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और परिणाम स्वरूप आई हुई बीमारी का इलाज होता है। ये हमारी क्रियात्मक डेफिनेशन है। तो ये तीसरी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी की 3 परिभाषाएं बनी। पहली आधारभूत परिभाषा, दूसरी साइंटिफिक परिभाषा, तीसरी हमारी क्रियात्मक परिभाषा। तीसरी क्रियात्मक परिभाषा ये हमें सिखाती है, ये बताती है कि हम न्यूरोथेरेपी में करते क्या हैं। न्यूरोथेरेपी में आप लोगों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब जगह देखा होगा कि हम पेशेंट को लिटाते हैं, कभी उसके हाथ पे प्रेशर देते हैं, कभी पैर पे प्रेशर देते हैं, कभी हाथ और पैर पर एक साथ प्रेशर देते हैं, कभी हाथ को हम ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं, कभी हम सीधा कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर के हाथ और पैर को अलग अलग, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, ऐसे मोड़ रहे हैं।
यानी कि शरीर के अलग अलग भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर, निश्चित एंगल पर रखकर, निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए प्रेशर देते हैं। वह प्रेशर किसी ना किसी खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। जो हम प्रेशर दे रहे हैं उससे कोई ना कोई ऑर्गन स्टिमुलेट होगा और उस ऑर्गन के गड़बड़ी से आई हुई बीमारी का इलाज होगा। यानी कोई भी ऑर्गन गड़बड़ काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो उसके ऑर्गन की कार्य क्षमता को हम ठीक करते हैं और बीमारी का उपचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैंक्रियाज ज्यादा काम करे तो बीमारी आ जाएगी, पैंक्रियाज कम काम करे तो भी बीमारी आ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग करेंगे। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसे कम सप्रेस करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे कि वो कम काम करे, नॉर्मल काम करे। अगर वो कम काम कर रहा है तो उसे स्टिमुलेट करेंगे कि वो ज्यादा काम करे। वो ज्यादा काम करेगा तो भी दिक्कत है, कम काम करेगा तो भी दिक्कत है। तो न्यूरोथेरेपी में हम पैंक्रियाज के पॉइंट को स्टिमुलेट कर कर उसको नॉर्मल करते हैं, जिससे कि उसकी गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी आई है उसका इलाज किया जा सके। हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स जब मैं सिखाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि कौन सा प्रेशर हम कहाँ देते हैं, किस ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए कहाँ देते हैं, कितनी बार देंगे तो कौन सा केमिकल बनेगा, कौन सा हार्मोन बनेगा। ये सब जानकारी आपको धीरे धीरे मिलने वाली है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी की 3 डेफिनेशन बनी। न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन, न्यूरोथेरेपी की साइंटिफिक डेफिनेशन और न्यूरोथेरेपी की क्रियात्मक डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन न्यूरोथेरेपी की निकलकर सामने आई। यहां तक कोई समस्या तो आप पूछ लीजिए। हाँ देखिए, मैं वही, मुझे पता है कि सब व्यक्ति का अपना अपना स्तर है। एसिड और अल्कलाइन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, आपके क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड आप लोग सब जानते हैं कि अभी चोट लग जाती है तो वो निकल जाता है, यानी कि लिक्विड है, लिक्विड रूपी है ना। कहीं हम कहीं चोट लगती है, कहीं कोई पिन चुभ जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड बह जाता है। बहता है मतलब लिक्विड है। हर लिक्विड का पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल क्या होता है कि उसके अंदर कितना हाइड्रोजन की पावर है। ये केमिस्ट्री का है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो हर हर लिक्विड का एक नेचर होता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.14 से लेकर 7.45 तक होता है। 7.14 से लेकर 7.45 तक होता है, यानी कि हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है ना। अब जब ये एसिडिक की तरफ जाएगा तो एसिड वाली समस्या आ जाएंगी, जब ये अल्कलाइन की तरफ जाएगा तो अल्कलाइन वाली समस्या आ जाएंगी। हमारे ब्लड बिल्कुल फिक्स रहे, ना वो एसिडिक की तरफ जाए ना वो अल्कलाइन की तरफ जाए, इसी को न्यूरोथेरेपी कहते हैं, इसी को बैलेंस कहते हैं। हमारी लेफ्ट किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। हमारी राइट किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो अल्कलाइन बढ़ जाता है। यही एसिड और अल्कलाइन का इनबैलेंस है। हमारी दोनों किडनी प्रॉपर तरीके से काम करे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर वो नहीं कर रही है तो न्यूरोथेरेपी उनको काम कराती है ताकि वो नॉर्मल रह सके, व्यक्ति स्वस्थ रह सके। इस पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। जी, किसी का और कोई सवाल? आपके इनके सवालों को और डिटेल से मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे हर पॉइंट में इसका क्वेश्चन आएगा। हेलो। जी बोलिए, हाँ आपकी सर आवाज आ बोलिए। रही है। मुझे एक बताइए, आपने अभी बोला था उस पर एक क्वेश्चन है, किस समय में कौन सी नाड़ी एक्टिवेट रहती है, उसका ग्राफ या डिटेल भेज सकते हो आप? देखिए, मैं आयुर्वेद को नहीं पढ़ा रहा आपको, ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है। ये नाड़ी विज्ञान का क्वेश्चन है। हमारी न्यूरोथेरेपी है। मैं साइंटिफिक तरीके से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी स्थिति कब क्या होगी, है ना। तो मैं नाड़ी विशेषज्ञ नहीं हूं, तो नाड़ी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, न्यूरोथेरेपी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। हर फील्ड की अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी अपनी जानकारी है। अगर आप मुझे किसी मेडिसिन के बारे में, एक भी सिंगल मेडिसिन के बारे में पूछेंगे तो मुझे जीरो ज्ञान है। मुझे आयुर्वेद के बारे में पूछेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान है। मुझे होम्योपैथिक के बारे में पूछेंगे तो जीरो ज्ञान है ना। लेकिन न्यूरोथेरेपी के बारे में पूछेंगे तो 100% ज्ञान है। आप न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो आपको न्यूरोथेरेपी सिखा रहा हूँ, तो न्यूरोथेरेपी की 100% जानकारी है, उससे रिलेटेड पूछेंगे तो जरूर बता पाऊंगा। अभी आपने कहा था कि गुरुजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ और
उन्होंने बोला कि नाड़ी के हिसाब से उसी टाइम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ठीक है, नाड़ी के हिसाब से आप नहीं बता सकते तो कम से कम ऑर्गन के हिसाब से उसकी डिटेल, या कौन सा ऑर्गन का टाइम कौन सा होता है वो बताइए। मैंने कहा कि नाभि को केंद्र मानकर हम बीमारियों को उपचार करते हैं। नाभि को केंद्र मानकर मतलब कि नाभि अगर ऊपर खिसक जाए तो दिक्कत आ सकती है, तो नाभि को हम सेंटर में ला सकते हैं। नाभि दाएं और बाएं खिसक जाए तो हम उसको ला सकते हैं। नाभि नीचे खिसक जाए तो हम उसे ला सकते हैं। ये न्यूरोथेरेपी है। अब इसमें टाइमिंग का कोई हमारे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितनी देर पैंक्रियाज काम करता है, कितने बजे करता है। ये हमारी थेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हो सकता है किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में टाइमिंग के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट होता हो। मेडिकल साइंस में, क्योंकि हमारी जो न्यूरोथेरेपी है ये मेडिकल साइंस को ही लेकर चल रही है। मैंने आपको बताया कि अगर गुरुजी ने उस डायरेक्शन में रिसर्च करते तो हो सकता है कि वो आज आपके सवाल का जवाब दे पाते, लेकिन गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी की रिसर्च करी मेडिकल साइंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब उनको ये पता चला कि इन फ्यूचर में न्यूरोथेरेपी को एक्सेप्ट करने वाली मेडिकल साइंस है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, तो हमें अपनी थेरेपी को उसी हिसाब से डेवलप करना है कि इन फ्यूचर में वो डॉक्टर्स भी उसको एक्सेप्ट कर सकें, वे डॉक्टर्स भी उसकी रिसर्च को मान सकें। तो हमने डोपामाइन पे काम किया, हमने केमिकल पे काम किया, हमने ऑर्गन्स पे काम किया, हमने हार्मोन्स पे काम किया, हमने एंजाइम्स पे काम किया। आप उसके बारे में पूछेंगे तो मैं जरूर बता पाऊंगा कि पैंक्रियास से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी है हमारे शरीर के अंदर। मैं उस सब का आंसर आपको दे पाऊंगा, और उसमें आने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है, उनका समाधान कैसे होता है, इन सब पर मैं काम कर सकता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। और यानी आपके हिसाब से ये मानना पड़ेगा कि कोई भी डिसीज या कोई भी ऑर्गन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी कोई भी डिसीज पर ट्रीटमेंट दे सकते हो। आप कोई भी बीमारी लेकर आएंगे, हम उस बीमारी के जड़ में जाएंगे, ये बीमारी किस वजह से हुई है, क्या उसके कॉज फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स पर हम कैसे काम कर सकते हैं, उसको जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू। जी, और यही तरीके भी हम आपको सिखाएंगे। अब मैं न्यूरोथेरेपी के कोर्स को ही सिखाऊंगा, है ना। उसमें अलग अलग बहुत सारी थेरेपीज, आज इंडिया में तो बहुत सारी थेरेपीज काम कर रही हैं। तो उन सबका कॉन्सेप्ट तो मुझे ज्ञान भी नहीं है, और ना ही मेरा वो कॉन्सेप्ट है, ना ही मैंने कभी वो उसका ज्ञान लिया है। पिछले 17 साल से केवल न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी के आधार पर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, न्यूरोथेरेपी से ही रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी क्यों ना हो। तो हम उस पर 100% परफेक्ट है, और हम भी आपको भी 100% परफेक्ट बनाएंगे कि आपको न्यूरोथेरेपी से हर चीज बीमारी का इलाज आए। आप कोई भी बीमारी मेरे सामने लेकर आएंगे, उसको मैं अपने तरीके से डायग्नोज कर मेडिकली लाइन क्या कहती है उसके आधार पर उसका इलाज कर देंगे, उसका समाधान आपको दे देंगे। जी और जी। किसी का कोई सवाल? चलिए शुरुआत करते हैं। अब आगे की मैं वही चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे न्यूरोथेरेपी आज मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट होकर काम कर रही है। ये चाहे आप इसको मजबूरी मान लीजिए किसी भी चिकित्सा पद्धति की, या आज न्यूरो एलोपैथी की एडवांस तरक्की मान लीजिए, कि आज हर रिसर्च को, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो यूनानी हो, कहीं वो सिद्धा हो, कहीं योग हो, नेचुरोपैथी हो, उनको अपनी रिसर्च को मेडिकल लैंग्वेज में ही रिप्रेजेंट करना होगा। अपनी रिसर्च को, अपनी प्रोग्रेस को मेडिकल लाइन की लैंग्वेज में ही प्रेजेंट करना होगा, तभी वो एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं तो उनकी रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होगी। ये मेडिकल काउंसिल का नियम है कि आप उसको उन्हीं की लैंग्वेज में उनको बताएंगे कि अगर आप पार्किंसन का इलाज कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर पार्किंसन का इलाज कर रही है तो उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पार्किंसन के इलाज में वो डोपामाइन प्रोड्यूस कर पा रही है।
अब वो डोपामाइन आप कैसे प्रोड्यूस कर रही है अलग मैटर हो सकता है, न्यूरोथेरेपी अलग तरीके से कर रही है, आयुर्वेदिक हो सकता है कोई मेडिसिन देकर प्रोड्यूस कर रही हो, होम्योपैथिक हो सकता है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन देकर कर रही हो, सिद्धा हो सकता है कोई जड़ी बूटी देकर ठीक कर रही हो सकता है एक्यूप्रेशर वाले कुछ प्रेशर पॉइंट से डोपामाइन बना रहे हो, लेकिन उनको ये करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि हम पार्किंसन का इलाज करते हैं, क्योंकि हम अपनी चिकित्सा पद्धति के द्वारा डोपामाइन को शरीर के अंदर बना सकते हैं, या डोपामाइन को शरीर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, या बाहर से जो हम सप्लीमेंट दे रहे हैं उससे डोपामाइन बनेगा। तो ये डोपामाइन क्या है? मेडिकल लाइन का वर्ड है। पार्किंसन क्या है? ये मेडिकल लाइन का वर्ड है। आपके तरीके ठीक अलग अलग हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, लेकिन वो कहते हैं कि डोपामाइन को केवल पार्किंसन को केवल डोपामाइन ही ठीक कर सकता है। तो आप हमें अपनी रिसर्च वो बताइए कि आपने डोपामाइन कैसे बनाया, तब जाकर मेडिकल लाइन आपकी बात को एक्सेप्ट करेगी। तो हम भी इसीलिए कहते हैं कि हाँ, न्यूरोथेरेपी डोपामाइन को बना सकती है, क्योंकि हम 20 मेडुला देकर न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं, हम 12 गैसाई देकर एंटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और डोपामाइन को बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम इस सेंटेंस को कहते हैं तो मेडिकल लाइन भी कहते हैं कि हाँ, न्यूरोथेरेपी ठीक कह रही है, अगर उनके अंदर ताकत है, उनके पॉइंट में इफेक्टिवनेस है, तो निश्चित तौर पर वो डोपामाइन बना पाएंगे। और ऐसा हमने एक नहीं कई पेशेंट पर रिसर्च कर कर प्रूफ किया है कि डोपामाइन बनाकर हम पार्किंसन का इलाज करते हैं। तो यानी कि हम करते हैं। मेरी बात समझे? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रिसर्च मैं आपके सामने रखूंगा, और न्यूरोथेरेपी उस रिसर्च का कैसे फायदा उठाती है। रिसर्च है मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस का मतलब है मेडिकल साइंस की रिसर्च। मेडिकल साइंस ने अभी तक शरीर के बारे में क्या क्या जाना है, उस रिसर्च को न्यूरोथेरेपी कैसे यूज करती है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहली रिसर्च है, पहला इन्होंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, हम पैंक्रियास को अलग अलग समय अनुसार उकसाकर अनेकों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी ने कहा कि पैंक्रियास को हम उकसा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग टाइमिंग के लिए अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग टाइमिंग है, और अनेकों बीमारी का उपचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मेडिकल साइंस ने बताया कि पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पेट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि जो अनेकों बीमारियों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अगर पैंक्रियाज आपका ठीक नहीं है, जिसे अग्नाशय क्या बोलते हैं, अग्नाशय नहीं, अग्नाशय है, अग्नाशय बोल, अग्नाशय, अग्नाशय तो पेट हो गया, ड्यूोडेनम, अग्नाशय, हाँ, अग्नाशय हो गया। ड्यूोडेनम। पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज आपके बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, सोडियम, जैसे सोडियम में कार्बोनेट बनाता है, अमाइलेज बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है, लाइपेज बनाता है। ये सब क्या है आपके डाइजेस्टिव, ये आपको सब आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये आपके फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अगर आपका लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन ना बने तो आपका फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आपका फैट आपको शरीर को मिलेगा नहीं, आपके प्रोटीन मिलेगी नहीं, ग्लूकोज मिलेगा नहीं, तो शरीर कैसे चलेगा? तो यानी कि अगर पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, पैंक्रियास ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको अनेकों अनेक समस्याएं आ सकती हैं। ये किसने बताया हमारे को? मेडिकल साइंस ने बताया। तो मेडिकल साइंस ने जब हमें ये बताया कि पैंक्रियास बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, जिन अगर पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो उस केस में हम न्यूरोथेरेपी से ये बोलते हैं कि हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और पैंक्रियास को अलग अलग समय अनुसार उकसाकर अनेकों अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये मेडिकल साइंस की रिसर्च पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। इसको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी की विशेषता, न्यूरोथेरेपी का महत्व, न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं, या न्यूरोथेरेपी फीचर्स। अलग अलग नाम से ये पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। इनको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी की विशेषता, न्यूरोथेरेपी का महत्व, या न्यूरोथेरेपी फीचर्स। न्यूरोथेरेपी फीचर्स क्या क्वालिटी है न्यूरोथेरेपी की? कि न्यूरोथेरेपी की क्वालिटी है कि हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर कर अनेकों अनेक बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट करना जानते हैं। सिंपल है, समझ आया पहला सेंटेंस? इसमें कोई समस्या किसी को? ये जानेंगे
कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। न्यूरोथेरेपी इन फ्यूचर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, कहते हैं ना पिक्चर का ट्रेलर ही काफी है पिक्चर की क्वालिटी बताने के लिए। तो हम न्यूरोथेरेपी 12-14 विशेषताएं आपको बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस के साथ मिलकर उनकी रिसर्च को अपनाकर कैसे काम कर रही है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा कहता है कि हमारे शरीर में फेफड़े, किडनी और पाचन संस्थान ठीक है तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। मैं रिसर्च को हमेशा एलोपैथिक मतलब मेडिकल साइंस की रिसर्च को लेकर चलूंगा, लेकिन उसमें न्यूरोथेरेपी क्या काम कर सकती है ये बताऊंगा। तो मेडिकल साइंस ने आपको बताया, मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वैसे तो 11 सिस्टम है, आपकी बॉडी को चलाने वाले 11 अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनमें से 3 ऐसे सिस्टम है जो ठीक रहने चाहिए। अगर ये 3 ठीक है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कौन कौन से? हमारे फेफड़ा यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी किडनी यानी कि हमारी किडनी का सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके 3 सिस्टम ठीक हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती। ये हमें किसने बताया? मेडिकल साइंस ने बताया। तो न्यूरोथेरेपी इन तीनों के ऊपर काम करना जानती है। इनमें तीनों में से किसी में समस्या आ जाए तो इनका इलाज कर सकती है। तो यानी कि शरीर के अंदर कभी भी कोई भी बीमारी आएगी तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम किडनी के सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं और इनको ठीक कर कर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इन सभी क्वालिटीज को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इनकी एक एक वीडियोस आपको मिल चुकी हैं ग्रुप में। ध्यान करना, आप अपने ग्रुप में देखेंगे या आज और ये कल में या 2-3 दिन में कोई जुड़ा होगा, उनकी बात अलग है, उनको दोबारा से हम भेजेंगे। नहीं तो आप लोगों के ग्रुप में एक एक न्यूरोथेरेपी फीचर्स की वीडियोस है, मैंने जो बनाई हुई है, एक एक फीचर्स की वीडियो बनाई हुई है। तो उन वीडियोस को भी देखते रहना। आप जब इस क्लास के बाद में सप्ताह भर आपके पास है, 1 सप्ताह है, उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक एक सेंटेंस समझ आ जाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इसकी वीडियोज भी आपको मिली हैं, पूरा बेसिक कोर्स की वीडियोज आप लोगों को मिल चुकी हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब आपको मिल चुका है, केवल मैं यहाँ से आपको लाइव समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से आप क्लास को अटेंड करेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो सब कुछ आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना। ये दूसरा सेंटेंस समझ आया? हमारे शरीर के अंदर अगर फेफड़े यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। लेना है कौन सा तो मेरी गाड़ी से ले लो, है ना, आगे रखा हूं। तो ये दूसरा सिस्टम समझ आ गया आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब समझ आया? इससे रिलेटेड कोई समस्या? तीसरी है एसिड और अल्कलाइन का इनबैलेंस बिगड़ने से ही तरह तरीके के रोग आते हैं। एसिड के बढ़ने से शरीर के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड के तरफ दर्द होगा, जबकि अल्कलाइन के बढ़ने से आपकी दाईं तरफ के ऑर्गन्स में दर्द होगा, यानी कि मांसपेशियों में अकड़नपन आ जाएगा और भयंकर बीमारियां आ जाती हैं। देखिए इन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया, मेडिकल साइंस की रिसर्च है ये, कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस के बिगड़ने से अलग अलग तरीके के रोग आते हैं। मेडिकल साइंस ने बताया शरीर में अगर एसिड बढ़ेगा तो बॉडी के लेफ्ट साइड के पार्ट में यानी कि लेफ्ट साइड की बॉडी जो है वो पेन करना शुरू कर देती है, जबकि अगर अल्कलाइन बढ़ेगा तो यानी कि अल्कलाइन बढ़ेगा तो राइट साइड की और उनके बॉडी में पेन आएगा और बॉडी स्टिफ हो जाती है। और राइट साइड के ऑर्गन्स में जब पेन होगा, राइट साइड की बॉडी में पेन होगा तो ये खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि एसिड के बढ़ने से समस्याएं जो आती हैं वो आजकल आमतौर पर सभी को आ रही हैं। जैसे गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट्स पेन है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, या डायबिटीज है, लो बीपी है, हाइपोथायराइड है, ये सब एसिडोसिस की समस्याएं हैं। आगे आपको मिलेंगी ये सारी, ये सब एसिडोसिस की समस्याएं हैं। अल्कलाइन के बढ़ने से हाई बीपी है, हाइपरथायराइड है, हाइपरनेस है, इंसोम्निया है, माइग्रेन, आपको सिर उसका पैरालिसिस है, कोमा है, फिट्स है, एपिलेप्सी है, दिमाग की बीमारी है, दिमाग का बुखार है, ये सब अल्कलोसिस की, सिजोफ्रेनिया है, ये सब अल्कलोसिस की समस्याएं हैं। अल्कलोसिस की समस्या ज्यादा खतरनाक है
तो अल्कलोसिस यानी कि अल्कलाइन के बढ़ने से ज्यादा खतरनाक बीमारियां आती हैं। बॉडी के राइट साइड में पेन आएगा, बॉडी का राइट साइड पेन पार्ट स्टिफ हो जाता है, ये अल्कलोसिस के सिम्टम्स हैं। तो ये मेडिकल साइंस ने बताया कि एसिडोसिस के बढ़ने से एसिडोसिस की समस्या आएगी, अल्कलाइन के बढ़ने से अल्कलोसिस की समस्या आएंगी। इन दोनों ही कंडीशन में अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, नहीं तो गूगल अंकल पर आप सर्च करेंगे तो गूगल अंकल आपको बता देंगे। आप लिस्ट डालिए डिजीज ऑफ एसिडोसिस, आपको बहुत सारी समस्याएं दे देंगे। आप गूगल अंकल से पूछेंगे लिस्ट ऑफ एल्कलोसिस, डिजीज ऑफ एल्कलोसिस, तो आपको बहुत सारी लिस्ट दे देंगे। तो यानी कि वो सभी समस्याएं एसिड और अल्कलाइन के इनबैलेंस होने की वजह से आ रही हैं। न्यूरोथेरेपी इस, वो संजय जी तो है ना, हाँ हाँ, न्यूरोथेरेपी इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है। हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बने हुए हैं जो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम उन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं, न्यूरोथेरेपी में उन सिस्टम पर काम कर कर उनको बैलेंस करते हैं और आपके शरीर के अंदर आई हुई बीमारी का इलाज करते हैं। न्यूरोथेरेपी का सबसे बड़ा आधार है, ये डेफिनेशन है, मैंने आपको ध्यान होगा इसी डेफिनेशन के साथ न्यूरोथेरेपी को बताया था कि साइंटिफिक न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है कि हम बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानते हैं। यही मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी रिसर्च है, इसी से न्यूरोथेरेपी को एक्सेप्ट करा गया और आज न्यूरोथेरेपी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रिसर्च के तौर पर काम कर रही है। आज न्यूरोथेरेपी रिसर्च के तौर पर काम कर रही है क्योंकि हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी काम जो है वो बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना है। ये तीसरा सेंटेंस आप लोगों को समझ आया। चौथा सेंटेंस है विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर शरीर में कोई भी विटामिन नहीं बनता, बल्कि ये सभी विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त करने होते हैं। ये जानकारी हमें दी मेडिकल साइंस ने कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर कोई भी विटामिन नहीं बनता। ये भी बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में बनते हैं। इसलिए हमें सभी विटामिन के लिए भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और उसे हमें भोजन के रूप में ही खाना पड़ेगा और भोजन को बाद में बॉडी को उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम बना कि ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आपको उस विटामिन को भोजन में ही लेना पड़ेगा, आपको खाना ही पड़ेगा उस विटामिन को, क्योंकि बॉडी नहीं बना सकती किसी विटामिन को। बॉडी तो केवल विटामिन के और फॉलिक एसिड को बना सकती है, वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में। बाकी सभी विटामिन को हमें कहाँ से लेना है? भोजन से ही लेना है। ये किसने बताया हमें? मेडिकल साइंस ने बताया। मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर जितने भी विटामिन की जरूरत पड़ती है उन्हें हम भोजन से ही लेना चाहिए, भोजन में ही खाना चाहिए। इसमें न्यूरोथेरेपी की क्या काम है? न्यूरोथेरेपी भी जानती है कि भोजन के रूप में ही आप विटामिन लेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर केवल लेने के से काम नहीं चलता, यानी कि केवल खाने से काम नहीं चलता, बॉडी को उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सालों से मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं तो आयरन की गोली खा रहा हूँ, मैं तो विटामिन B12 की गोली खा रहा हूँ, कैल्शियम की गोली खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हड्डियां कमजोर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो गोलियां तो खा रहे हैं लेकिन बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही। यहाँ न्यूरोथेरेपी का काम शुरू हो जाएगा कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब करे। न्यूरोथेरेपी एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रीटमेंट देना जानती है। न्यूरोथेरेपी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करना जानती है। न्यूरोथेरेपी आपके पाचन संस्थान को स्टिमुलेट कर सकती है, आपके द्वारा खाई हुई हर चीज को पचा सकती है और उसे पचाने के बाद एब्जॉर्ब करती है। हमारा खाना केवल, हमारी जिम्मेदारी केवल खाने की नहीं है, खाने के साथ फिर पेट उसे पचाए और उसे फिर एब्जॉर्ब करे, अब शोषित करे, शोषण करे उसका, उसको इनटेक करे इन बॉडी के अंदर, तब जाकर बॉडी के अंदर शरीर में वो चीजें लगती हैं। नहीं तो क्या है, आप खाते रहिए, बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सालों से कैल्शियम खा रहा हूँ लेकिन जब भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कैल्शियम कम ही आता है। तो इसका मतलब आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही।
इसमें न्यूरोथेरेपी काम करेगी, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जानती है कि आपके सभी विटामिन हमें भोजन के रूप में ही लेने पड़ते हैं और उनको हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। मेरी ये बात समझ आई आप लोगों को? सवाल होंगे तो। पांचवा है, हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को फिल्टर करती है। ये जानकारी हमें दी है मेडिकल साइंस ने। मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारी दो किडनियां हैं, दोनों किडनी का अपना अपना नेचर है। अगर दोनों किडनी एक ही फंक्शन कर रही होती तो भगवान किडनी एक ही बना देता, बीच में लगा देता पेट के, है ना। एक ही किडनी, जब एक ही काम दोनों किडनी को करना है तो एक ही कर देता, लेकिन दो किडनियां बनाई हैं, उनका रीजन भी अलग है, उनका लॉजिक भी अलग है, उन दोनों के फंक्शन करने के तरीके में भी फर्क है। जब मेडिकल साइंस ये कहती है कि बॉडी में एसिड और अल्कलाइन दो चीजें होती हैं, तो इसीलिए हमारी किडनी भी दो होती है। हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, करती दोनों को है, लेकिन 80% एसिड को फिल्टर कर रही है, 20% अल्कलाइन को कर रही है। हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर कर रही है, 20% एसिड को फिल्टर कर रही है ना। तो दोनों किडनी का अपना नेचर है, अपना काम है। न्यूरोथेरेपी इसका बेनिफिट कैसे उठाती है? न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस की रिसर्च पर काम करती है कि हमारी दो किडनियां हैं, दोनों किडनी अलग अलग नेचर के हिसाब से, लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, जबकि राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। और हमें मेडिकल साइंस ने बताया कि शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब एसिड बढ़ जाता है या अल्कलाइन बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है, जब किसी की बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही होगी तो उसकी लेफ्ट किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होगी। यानी कि लेफ्ट किडनी का काम था एसिड को फिल्टर करना, वो नहीं कर रही है तो ब्लड में ही एसिड बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर ही एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ने से एसिडोसिस की समस्याएं आ जाएंगी। अगर किसी की बॉडी के अंदर अल्कलाइन की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब कि उसकी राइट किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, राइट किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर अल्कलाइन बढ़ रहा है, और अल्कलाइन के बढ़ने से अल्कलाइन वाली समस्याएं आ जाएंगी। न्यूरोथेरेपी उस व्यक्ति की कंडीशन को जानता है। जब हमारे पास पेशेंट आएगा, हम उसे डायग्नोज करेंगे, पता करेंगे कि उसका एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर उस व्यक्ति का एसिड बढ़ा हुआ है तो न्यूरोथेरेपी क्या करेगी, लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करेगी, बार बार उसे स्टिमुलेट करेगी और उससे कहेगी कि बॉडी से एसिड को बाहर निकालो, क्योंकि आपकी वजह से एसिड बढ़ रहा है बॉडी में और एसिड की समस्याएं आ रही हैं। जब हम लेफ्ट किडनी को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, बेचारी अल्टीमेटली वो एसिड को फिल्टर कर कर बाहर निकाल देगी और आपकी एसिड की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है तो आपकी राइट किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। न्यूरोथेरेपी राइट किडनी को स्टिमुलेट करना जानती है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है उसके, हम उन पॉइंटों को उसको देंगे, बार बार देंगे। उससे क्या होगी, अल्कलाइन की आपकी राइट किडनी स्टिमुलेट होगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, वो क्या है, अल्कलाइन को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देगा, यूरिन के रूप में बाहर निकाल देगी। जब अल्कलाइन बाहर निकल जाएगी तो आपकी अल्कलाइन डाउन हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर जो बीमारी अल्कलाइन के बढ़ने से आई है वो ठीक हो जाएगी। तो यानी कि न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए आपकी दोनों किडनीज पर काम करना जानती है, तो दोनों किडनीज को स्टिमुलेट करना जानती है। तो एज पर एज कंडीशन जो भी पेशेंट की होगी, उस कंडीशन में हम उसी प्रकार की किडनी पर काम करेंगे और आपके शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि एसिड और अल्कलाइन को हमारी किडनी बैलेंस करती है, इसीलिए भगवान ने दो किडनी बनाई और दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही दोनों तरीके से काम करती हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम करती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक किडनी होगी तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। आजकल आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी एक ही किडनी पर चल रहे हैं, है ना। और उनकी बेटी भी एक ही किडनी पर है, यानी कि एक किडनी दोनों काम करती है, लेकिन 80% एसिड या अल्कलाइन फिल्टर करेगी, 20% एसिड या अल्कलाइन फिल्टर करेगी। तो डिपेंड करता है कौन सी किडनी उनके पास है, जौन सी किडनी होगी वैसा काम करेगी वो। तो इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में किडनी को स्टिमुलेट कर कर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं और एसिड अल्कलाइन के इनबैलेंस होने वाली बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक का आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम छठा जो सेंटेंस है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग 12 बजे क्लास को अटेंड कर लिया करिए। 12:05 में हम क्लास को शुरू करें। 1:30 बजे तक का टाइम मेरा है, उसके बाद आपका है। अगर आप कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं जी।